हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम सीनियर मेंटोर एट माय क्लासरूम लर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुके हैं और जो कोवेटेड इंजीनियरिंग सीट्स हैं इंडिया में सभी टॉप कॉलेजेस के लिए, उनकी काउंसलिंग जो है अब स्टार्ट हो गई है। जोसा की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके साथ जोसा का इंफॉर्मेशन ब्रोशर और उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो ओवर द इयर्स जो मेरा बच्चों से इंटरेक्शन रहा है उसमें जो मैंने देखा है कि जो पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लाइटली लेंथी वीडियो, थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है। बट अगर आप लोग पेशेंटली इसको पूरा का पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपके बहुत सारे जो कॉमन डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग वीडियो एंड वेरी वेरी थ्योरेटिकल, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सभी बच्चों के लिए जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज आपने नंबर अच्छे ले लिए, अगर उसके बाद काउंसलिंग के टाइम में कोई गड़बड़ कर दी तो कोई सुनवाई नहीं है बच्चों, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो पेशेंटली, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दिस इज अ 79 पेज लॉन्ग ब्रोशर, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं, हम सीधा उन्हीं पॉइंट्स को कवर करना शुरू करते हैं बच्चों। तो ये वो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं बच्चों काउंसलिंग के लिए, है ना। ये सभी वो कैटेगरीज हैं जिनके स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओपन कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, राइट। एंड इन सब के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। सो ये सभी कैटेगरीज हैं जो बच्चे एलिजिबल हैं। कॉलेजेस कौन से कवर हो जाते हैं? आईआईटीज कवर हो जाती हैं। आईआईटीज में सीट मिलती है जेई एडवांस के बेसिस पे बच्चों, राइट। एंड एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज, इन सब में सीट मिलती है जेई मेंस के बेसिस पे। तो एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर दोनों की काउंसलिंग इकट्ठी है? तो हाँ, आंसर इज यस, द काउंसलिंग इज टुगेदर, आपकी काउंसलिंग इकट्ठी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर हमें आईआईटी में सीट मिलेगी या एनआईटी में, है ना। तो वो डिपेंड करता है बच्चों कि आपने किस सीक्वेंस में वो सीट डिमांड की है। जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे टॉप मोस्ट चॉइस होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, और जो उसके बाद है वो बाद में। तो अगर आपने पहले आईआईटी की सीट नंबर 1 चॉइस पे दी है एंड इफ वहां पे जब आपका रैंक आता है अ सीट इज अवेलेबल, देन यू विल बी अलॉटेड अ सीट इन आईआईटी। और अगर आपकी एनआईटी की सीट टॉप पे है एंड उसमें सीट अवेलेबल है तो वहां पे मिल जाएगी। एंड नाउ देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, हो सकता है आपने टोटल 50 चॉइसेस फिल की हैं जिसमें 10 आईआईटी की हैं एंड 40 बाकी सभी कॉलेजेस की हैं। तो आईआईटीज के जेई एडवांस रैंक के थ्रू देखा जाएगा कि आपको सबसे हाई कौन सी ब्रांच मिल रही है। जेई मेंस के रैंक के थ्रू देखा जाएगा जेई मेंस वाली सीट में से कि आपको कौन सी बेटर मिल रही है। इन दोनों में से जो रैंक हायर होगा, है ना, जो चॉइस हायर होगा, रैंक नहीं, जो चॉइस आपने पहले भरा होगा। लेट से आपको जो एनआईटी मिल रही है दैट इज 7th चॉइस, जो आईआईटी मिल रही है दैट इज योर 10th चॉइस, बिकॉज चॉइसेस तो टुगेदर है ना बच्चों जो। तो आपको 7th चॉइस अलॉट कर दी जाएगी, 10th नहीं अलॉट की जाएगी, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग योर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ द प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर को लेके बहुत ध्यान से हमने बच्चों फिल करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे है? एनआईटीज में, आईआईईएसटी में, पेक चंडीगढ़ में दो तरह की सीट्स हैं, एक होम स्टेट कोटा सीट्स है और अदर स्टेट कोटा सीट है। होम स्टेट का मतलब क्या है और अदर स्टेट का मतलब क्या है? जहां पे भी वो पर्टिकुलर कॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी जहां पे है, अगर एनआईटी जलंधर है तो जलंधर बिलोंग्स टू पंजाब, तो पंजाब के स्टूडेंट्स होम स्टेट कोटा में सीट लेंगे, बाकी सभी बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट कोटा में सीट लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली पैक चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो होम स्टेट कोटा में सीट लेंगे, आउटसाइड चंडीगढ़ स्टूडेंट्स विल टेक सीट इन द अदर स्टेट कोटा, ठीक है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट है, इनकी रिजर्वेशन सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, राइट। तो ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को होम स्टेट मानते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी सभी को आउटसाइड स्टेट माना जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो थर्ड कैटेगरी है, जिसमें हम बात करें असम यूनिवर्सिटी की, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की, बिट्स मेसरा की, जो होम स्टेट का बेनिफिट तो देती हैं बट दूसरा जो इनका कोटा है उसका नाम अदर स्टेट कोटा नहीं है, ऑल इंडिया कोटा है। तो अब सर इसका क्या फर्क हुआ?
ऑल इंडिया कोटा और अदर स्टेट कोटा। तो डिफरेंस बच्चों ये है कि व्हेन इट इज रिटन ऑल इंडिया कोटा, तो जो होम स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ले रहे हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, लेट से हम बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी की, तो असम यूनिवर्सिटी इज इन असम, तो असम के स्टूडेंट्स होम स्टेट कोटा में आ गए, बट असम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो ऑल इंडिया कोटा में भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि असम के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी सीट ले सकते हैं और होम स्टेट कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन जहां पे क्लियरली मेंशन्ड है अदर स्टेट कोटा सभी एनआईटीज में, वहां पे स्टेट का बच्चा अपनी स्टेट की एनआईटी में सिर्फ होम स्टेट कोटा में ही सीट ले सकता है, बिकॉज बाकी जो सीट्स है उनका कोटा इज अदर स्टेट कोटा। तो डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? बड़ा सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन यहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट था, राइट? जो भी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है उन सब में एक ही कोटा है, वो है ऑल इंडिया कोटा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईआईटीज। तो आईआईटीज में कोई भी स्टेट की रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी दिल्ली में दिल्ली के बच्चों की रिजर्वेशन है। सभी आईआईटीज, कोई भी आईआईटी पूरे इंडिया में, उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। मैं सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कर रहा हूं कवर, जो आपको कंफ्यूजन हो सकती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन टाइप इन अ कमेंट। आप लोग हमारे को हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट करने वाला है, जो समझने वाला है, वो है बच्चों रैंक लिस्ट की। रैंक लिस्ट कैसे बनती है? तो आईआईटीज के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जेई एडवांस के बेसिस पे रैंक लिस्ट बन चुकी है, और एनआईटी प्लस सिस्टम, आईआईटीज को छोड़ के बाकी सभी कॉलेजेस को एनआईटी प्लस सिस्टम कह दिया जाता है, उन सब की जेई मेंस के बेसिस पे सीट्स बनती हैं। एंड एलोकेशन कैसे होती है मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी सभी चॉइसेस देखी जाएंगी, जो हाईएस्ट चॉइस होगी, आपने जैसे डिमांड किया उनमें से जो सबसे टॉप मोस्ट चॉइस अवेलेबल होगी वो आपको अलॉट कर दी जाएगी फॉर दैट स्पेसिफिक काउंसलिंग राउंड, उस स्पेसिफिक राउंड के लिए। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। हाँ, एक स्पेशल कोर्सेज होते हैं आईआईटीज में, ये भी बताना जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के नहीं है, स्पेशली एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए जो है वो एक स्पेशल तरह के कोर्स करवाए जाते हैं जिनको प्रेपरेटरी कोर्स कहा जाता है। आपको डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली है, लेकिन आप जो है वो आईआईटी में प्रिपेयर कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर आप आईआईटी में कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। प्रेपरेशन का जो आपकी क्लासेस हैं वो भी आईआईटीज में भी होंगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। मिनिमम 5 मार्क्स आपको चाहिए पर सब्जेक्ट, है ना? एटलीस्ट 2.5% मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में चाहिए, एंड टोटल आपको एटलीस्ट 8.75% मार्क्स चाहिए। तो जितने बच्चे हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली 2.5% मार्क्स स्कोर कर रही हैं, एंड ओवरऑल 8.75% मार्क्स स्कोर किए हैं जेई एडवांस में, और वैसे मेरिट लिस्ट में नहीं है, वैसे जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है जो 40,000 ऑड स्टूडेंट्स की आई है उसमें नहीं है, वो बच्चे इन प्रेपरेटरी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटीज में। क्या जी? तो ये डिटेल्स हैं, अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो पेज नंबर 14, वैसे 22 है बट अगर आप नीचे देखेंगे तो 14 पेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बच्चों इससे रिलेटेड मिल जाएगी। अब एक और पॉइंट मैंने हाईलाइट किया जो कंफ्यूजन वाला है, अ कैंडिडेट मे अपीयर इन वन और मोर रैंक लिस्ट। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा एक से ज्यादा मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो वो कैसे है? आप जेई मेंस की लिस्ट में भी हो सकते हो और जेई एडवांस की लिस्ट में भी हो सकते हो, तो दो तो ऑलरेडी हो ही गई ना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की रिजर्वेशन है तो वो हो सकता है जनरल कैटेगरी में, लेट से कोई बच्चे की एससी एससी कैटेगरी की रिजर्वेशन है तो उसकी एससी कैटेगरी में भी नाम आ गया, जनरल कैटेगरी में भी आ गया, जनरल में जेई मेंस में भी आया, एडवांस में भी आया अगर दोनों क्वालिफाइड है, सिमिलरली एससी कैटेगरी में भी दोनों में आ गया, तो 4 मेरिट लिस्ट में आ गया ना बच्चा। इस तरह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बच्चा मल्टीपल मेरिट लिस्ट में हो। उस केस में कैसे सीट्स अलॉट होती हैं वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे बता रखी है। इट इज अ बैक एंड वर्क, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई बहुत जिज्ञासु हो, बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। यू विल गेट कंप्लीट डिटेल्स, इट इज अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है, जो हमें ध्यान रखना है।
बीच में कुछ पेजेस हैं जिसमें जेनरिक इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक एंड पे सिस्टम कैसे वर्क करता है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे को पहले किस कैटेगरी से सीट अलॉट की जाती है उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े बार मैंने देखा है कि जो स्पेशली मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, वो आके कहते हैं सर लड़कियों को तो पीछे रैंक तक भी सीट मिल जाती है। तो विच इज़ ट्रू, गर्ल स्टूडेंट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है, बट इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स। तो जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर किए थे, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उनका लॉस नहीं हो रहा है। इवन इफ गर्ल्स को सीट मिल रही है थोड़े से पीछे रैंक पे भी, इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सीट, बिकॉज उनके लिए सुपर न्यूमररी सीट्स क्रिएट की जाती हैं अगर जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है विच इज 20% जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अगर वो मीट नहीं हो रही है तो, है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया था, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 20% सीट्स बोली गई हैं, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों की, लेट से हम सबसे फर्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नॉर्मली सबसे पहले फिल होता है, तो उसकी बात करते हैं। एक बार एज्यूम करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे हैज ओनली 100 सीट्स, टोटल 100 सीट्स हैं आईआईटी बॉम्बे में। अब मेरिट के हिसाब से सीट्स फिल होनी शुरू होगी, रैंक 1, लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट 100 के 100 रैंक्स ने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट चॉइस फिल की है ना। आई एम जस्ट एज्यूमिंग, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि फीमेल्स के लिए जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं उससे किसी भी मेल कैंडिडेट का नुकसान नहीं हो रहा है, राइट। तो अब लेट्स से टॉप 100 रैंक्स में देयर वर 10 गर्ल्स, है ना। सिनारियो 1 हम ये लेते हैं, फर्स्ट सिनारियो इज कि उसमें 10 गर्ल्स थी, 90 बॉयज थे। तो जो 1 to 100 रैंक में सभी ने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस फिल किया था, 100 सीट्स थी, तो जब फिल होनी शुरू हुई मेरिट पे तो क्या हुआ, जब 100 रैंक पे आए तो 100 की 100 सीट्स फिल होगी, जिसमें से 90 सीट्स वेंट टू मेल कैंडिडेट्स एंड 30 सीट्स वेंट टू फीमेल कैंडिडेट्स। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि 20% सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। तो अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 101, 102, 103 रैंक मेल कैंडिडेट्स का हो, बट रेशो मेंटेन करने के लिए दे विल ऐड 10 मोर फीमेल कैंडिडेट्स जो भी नेक्स्ट मेरिट में है। हो सकता है 120 रैंक हो, एक का 125 हो, इसीलिए फीमेल्स का रैंक पीछे जाता है, लेकिन किसी मेल कैंडिडेट का नुकसान तो नहीं हुआ ना। जो 10 एडिशनल गर्ल्स को एकोमोडेट करना पड़ा उसके लिए सुपर न्यूमररी सीट्स क्रिएट करनी पड़ी, तो 10 एडिशनल सीट्स क्रिएट होंगी। अगर 100 सीट्स की पासिंग मिल रखी थी तो 110 हो जाएंगी, ताकि 10 गर्ल्स पहले ही थी मेरिट में, 10 और आ गई तो 20 आके 20% का रेशियो मेंटेन हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ब्रांच टू ब्रांच चले, अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग सिस्टम फॉलो होता है। जैसे आईआईटीज में मोस्टली ये फॉलो होता है कि पूरे बैच में मिला के 20% गर्ल्स होनी चाहिए। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर साइंस में लेट से 25% गर्ल्स हैं या 10% ही गर्ल्स हैं, लेकिन किसी और ब्रांच में है, बट सभी ब्रांचेस को मिला के अगर 20% फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो सुपर न्यूमररी सीट्स नहीं क्रिएट की जाएंगी, राइट। तो किसी भी मेल कैंडिडेट ने ये नहीं सोचना कि हमारा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा। गर्ल्स का कोटा नहीं बनाया गया फीमेल कैंडिडेट्स का, बट एक जेंडर रेशो को थोड़ा बेटर करने के लिए जो है वो सुपर न्यूमररी सीट्स क्रिएट की गई हैं उनके लिए। सो फीमेल स्टूडेंट्स आर एट बेनिफिट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि सभी आईआईटीज क्या कर रहे हैं कि 20% फीमेल्स ऑल टुगेदर इन ऑल इट्स यूजी प्रोग्राम्स, तो सभी प्रोग्राम्स को मिला के 20% सीट्स की बात आईआईटीज करते हैं, ठीक है जी। और अगेन द पॉइंट विच आई वाज हाइलाइटिंग, द सीट एलोकेशन एल्गोरिदम एंश्योर्स द फॉलोइंग: नो रिडक्शन इन नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स फॉर नॉन फीमेल कैंडिडेट्स। जो नॉन फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहीं पे भी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं बेटा, जो आपकी बैचमेट्स हैं, है ना, उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखनी है, दे आर नॉट टेकिंग योर सीट। चलो आगे चलते हैं। एनआईटीज, आईआईएसटी, ट्रिपल आईटीज और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए 20% सीट्स का क्राइटेरिया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि दे हैव अ चॉइस
इट कैन बी प्रोग्राम स्पेसिफिक, इट कैन बी इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक। एवरेज हमें 20% रेशियो मेंटेन करनी है। आगे देखते हैं बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगेन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि कोई रिजर्वेशन नहीं मान के चलना है हमने इसको किसी भी तरह की, ठीक है जी। अब आ गया रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ चॉइसेस। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम रजिस्टर तो कर रहे हैं बिकॉज 12th से स्टार्ट हो चुकी है, कुछ बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वहां पे कोई फीस नहीं मांग रहा। तो वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड हियर, फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑन द ऑनलाइन पोर्टल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपने चॉइस फिलिंग करनी है उसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप चॉइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पैनिक नहीं करना कि सर पैसे नहीं मांगे, पता नहीं मेरी चॉइसेस सेव हुई हैं कि नहीं हुई, मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया था josa.nic.in है, उसमें रजिस्टर करने के लिए आपने जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज करना है। जिन बच्चों ने एडवांस में पार्टिसिपेट किया था वो एडवांस का लॉगिन और पासवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे देखते हैं बच्चों। एक बच्चा मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू, है ना, बी आर्क या बी प्लानिंग के पेपर के थ्रू मल्टीपल सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकता है मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू। लेकिन एक बच्चे को एक ही सीट ऑफर की जाएगी, ओनली वन सीट विल बी मेड अवेलेबल। तो एक बच्चे के नाम के आगे एक ही सीट अलॉट की जाएगी, हर एग्जाम के बेसिस पे नहीं की जाएगी। तो बिकॉज आप लोग कॉमन चॉइसेस फिल कर रहे हैं, जो सबसे हायर अवेलेबल सीट होगी वो आपको मिल जाएगी। लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर 2 बार मॉक सीट एलोकेशन भी होगी। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो बच्चे बहुत पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर मॉक एलोकेशन का क्या मतलब है। तो मॉक एलोकेशन कुछ भी नहीं है बच्चों। मॉक एलोकेशन क्या है कि उस टाइम तक, जिस टाइम पे एक डेडलाइन रखी गई है, उस टाइम तक जितने बच्चों ने अपनी जोसा की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी थी एंड अपनी चॉइसेस फिल कर दी हैं, उसके ऊपर एक बार सॉफ्टवेयर रन कर दिया जाता है, जो एल्गोरिदम है सीट अलॉटमेंट का वो रन कर दिया जाता है। एंड उसके बेसिस पे आपको जो भी सीट अलॉट हो रही है वो मॉक सीट एक बार दिखा दी जाती है। देयर इज नो गारंटी कि वो सीट आपको फाइनल काउंसलिंग में मिलेगी। तो इसका बेनिफिट क्या है सर, है ना, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट ये है बच्चों की, मान लो आपने कुछ 10 या 15 चॉइसेस फिल की थी लेकिन आपको उनमें से कोई भी नहीं मिला, तो देन यू हैव एन आइडिया कि हमें कुछ चॉइसेस इंक्रीज करनी है। नॉर्मली जो भी आपको मॉक सीट एलोकेशन में मिल रहा है आपको उससे नीचे वाली चॉइस ही मिलने वाली है, बिकॉज जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो तो पीछे जाने नहीं वाले, बट कुछ नए बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। तो मॉक सीट एलोकेशन का द ओनली पर्पज इज टू हेल्प यू, टू मेक यू अवेयर कि अगर आपने चॉइसेस नॉन सफिशिएंट, इनसफिशिएंट चॉइसेस फिल की हैं, उतनी चॉइसेस नहीं फिल की हैं जितनी आपको फिल करनी चाहिए थी, और आपको सीट नहीं मिल रही है तो आप कर लो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो जोसा की काउंसलिंग है, जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है, इसमें वंस यू फिल योर चॉइसेस एंड वंस यू लॉक योर चॉइसेस, एक बार फर्स्ट राउंड शुरू हो गया तो जो 6 राउंड्स हैं जोसा के, उनमें एक भी बार आपको अपनी चॉइसेस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। You would not be able to delete your choices, you will not be able to add your choices, you will not be able to jumble your choices। आप ना ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मॉक सीट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। जो लास्ट डे है उससे पहले आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी है। इमीडिएटली जब आप फिल करते हो तो आप सेव करके रख सकते हो। एक बार आप लॉक कर देते थे लास्ट ईयर तक तो आपको अलाउ नहीं किया जाता था चेंज करने के लिए, बट इस बार एक ऑप्शन दे दी गई है कि अगर आपको बाय चांस आपसे गलती से लॉग हो गई, आपको पता नहीं था, आपने ये वीडियो भी नहीं देखा था, उससे पहले ही फटाफट से आपने कर लिया, तो आपके पास एक चॉइस है। किस चीज की चॉइस है बच्चों? आपके पास चॉइस है कि आप एक बार वन टाइम ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मंगवा के उसको दोबारा से एडिट कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो उसको आप क्या कर सकते हो, दोबारा से एडिट कर सकते हो। बट जिन बच्चों ने अभी तक लॉक नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज इंश्योर कि आप लोग लॉक ना करो, आप लोग सेव करो। आप जो भी चॉइसेस फिल कर देते हो आप उसको सेव करो।
अनदर क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड जो लोग पूछते हैं कि सर हम कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो फ्रॉम जोसा साइड देयर इज नो लिमिटेशन, किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। नॉर्मली एज अ रूल ऑफ थंब मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आपका जितना भी रैंक आया है उस रैंक से लगभग 20% पहले रैंक तक जो सीट्स मिल रही थी एंड लगभग 25% नीचे तक आपको चॉइसेस फिल करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका 5000 रैंक था तो आपको 3750 3800 रैंक पे जो पिछली बार सीट मिल रही थी वहां से लेके लगभग 8000 रैंक तक जो लास्ट ईयर सीट मिली थी आपको इन चॉइसेस को फिल करना चाहिए। जो लास्ट ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं उसके लिए आपको किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in उसी के अंदर लास्ट ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहीं से सर्च करिए, वहीं पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी और वेबसाइट पे प्लीज डोंट बैंक, है ना, अदरवाइज आप मिसगाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। वंस द डेडलाइन इज ओवर, जो 21 सितंबर की डेडलाइन है, वंस द डेडलाइन इज ओवर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद आप अपनी चॉइसेस चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ऑनलाइन रजिस्टर करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइसेस सेव करनी है, फिर मॉक एलोकेशन देखनी है, फिर चॉइसेस लॉक कर देनी है। वंस वी लॉक इट, वंस द डेडलाइन इज ओवर, इन केस हम लॉक नहीं करते हैं तो भी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। अगर आपने नहीं किया, if candidates do not lock their choices, last saved choices will be locked automatically। जो लास्ट सेव की हुई है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। अगर आपने सेव भी नहीं की है, आपने फिल की थी, आप सेव करना भी भूल गए, फिर बच्चों भगवान ही आपको बचा सकता है, बिकॉज फिर आपने कोई भी चॉइस सेव नहीं की है, आपकी ब्लैंक प्रोफाइल जो है ब्लैंक चॉइसेस हो जाएगी। इसका मतलब आप किसी सीट को चाहते ही नहीं हो। अगर आप कोई सीट चाहते ही नहीं हो तो डेफिनेटली द काउंसलिंग अथॉरिटी कैन नॉट अलॉट यू अ सीट, है ना। तो आप सेव करते रहें साथ साथ जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसके बाद काउंसलिंग होगी, एल्गोरिदम रन करेगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, एक बच्चे को एक ही सीट अलॉट होगी, है ना। तो वंस द सीट इज अलॉटेड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। कोविड से पहले तक क्या होता था कि आपको फिजिकली जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको अप टू 6th राउंड आपको सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको डाउनलोड करनी होगी इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, जो आपके पोर्टल पे लॉगिन करके आएगी। जोसा पे जो आप रजिस्टर करेंगे, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं उन्हीं को यूज करके आफ्टर द रिजल्ट इज अनाउंस्ड आपकी इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप मिलेगी। उसको एक्सेप्ट आपको करना है। अगर आप उस सीट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगेन वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो बच्चों इस बात को, बहुत ध्यान से इस बात को आपने सुनना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। आपने 50 चॉइसेस फिल की थी, मैं बार बार 50 का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि इजी रहता है। इट कैन बी 27, इट कैन बी 47, इट कैन बी 88, इट कैन बी 500, इट कैन बी एन नंबर ऑफ चॉइसेस। आई एम एज्यूमिंग n इज इक्वल टू 50 फॉर सिंप्लिसिटी। आपने 50 चॉइसेस फिल की, आपको फर्स्ट राउंड में 47th चॉइस मिल गई, है ना। अब आप इसमें जाना नहीं चाहते, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 20th तक मिलेंगी तो मैं चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, राइट। बट अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, अगर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसका मतलब आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने मांगी है। आपने तो देयर वर सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल, देयर वर अबाउट 1000 ऑड चॉइसेस व्हिच वर अवेलेबल। आपने उनमें से 50 सिलेक्ट किए ना, तो आपने 50 डिमांड की है। जो आपने मांगा जोसा ने आपको वो दिया, है ना। आपने जो मांगा जोसा ने आपको दिया, अगर आप फिर भी नहीं लेते तो ऑब्वियसली यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर काउंसलिंग थ्रू जोसा। तो जोसा यही मान के चलेगा कि आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सीट को तो एक बार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट।
अब अपग्रेड कैसे होगा, तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं बच्चों, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। ये 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है ना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं बता देता हूं, यहां पे भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। फ्रीज का मतलब क्या है, हम बात कर रहे थे 50 चॉइसेस फिल की, उसमें से 47th मिल गई। अब वो सीट को हमने देखा, हमारे एक आधे फ्रेंड को भी मिल गई, या हमारा कोई रिलेटिव वहां से पड़ा हुआ था, अब हमारा मन चेंज हो गया। अब हमें लगता है कि यार 47 चॉइस थी, कोई बात नहीं, बट ये भी कॉलेज, ये ब्रांच, मेरा फ्रेंड भी जा रहा है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ एक्सपर्ट से, ये भी ब्रांच अच्छी है, ये भी कॉलेज अच्छा है, अब मेरा अपग्रेडेशन का मन नहीं है, मैं सेटल होना चाहता हूँ, ये सीट लेके मैं सेटल होना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप फ्रीज कर दोगे, आप फ्रीज कर दोगे। एक बार अपने फ्रीज कर दिया, इसका मतलब अब इसी सीट पे हम फिक्स हैं। तो अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में आपकी जो 1 to 46 वाली चॉइसेस थी, अगर उनमें से भी कोई सीट अवेलेबल है, जो आपको मिली है चॉइस, उससे ऊपर वाली जो चॉइसेस थी, अगर उनमें से कोई सीट खाली भी होती है आपके रैंक पे, तो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने डिमांड ही नहीं किया, आप खुश हो अपनी अलॉटेड सीट से। तो आप फ्रीज करके काउंसलिंग से बाहर आ सकते हैं, होल्डिंग योर सीट। अब दोनों केसेस में फर्क आ गया, आपने काउंसलिंग में जो सीट मिली उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आप सीट छोड़ के बाहर आ गए, नाउ यू आर विदाउट अ सीट। फ्रीज के केस में आप एक सीट एक्सेप्ट करके उसके बाद काउंसलिंग से बाहर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड का क्या मतलब है, स्लाइड का मतलब ये है कि मुझे एक स्पेसिफिक कॉलेज में एक सीट मिली थी, अब कॉलेज में छोड़ना नहीं चाहता, कॉलेज मेरे को पसंद आ गया, लेकिन इसी कॉलेज में मैंने 2 चॉइसेस और इससे ऊपर फिल कर रखी हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें आईआईटी दिल्ली में केमिकल मिल गई, मेरी 47 चॉइस आईआईटी दिल्ली में केमिकल थी, बट आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल एंड आईआईटी दिल्ली में केमिकल, सॉरी केमिकल मेरे को मिली, आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल एंड आईआईटी दिल्ली में प्रोडक्शन मैंने केमिकल से ऊपर फिल कर रखी थी, लेकिन उसके अलावा मैंने 45 और चॉइसेस भी फिल कर रखी थी, जो आईआईटी दिल्ली के अलावा किसी और कॉलेजेस में थी। अब मैं आईआईटी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता, है ना। IIT Delhi can be any institute. It can be NIT Jalandhar, it can be NIT Surathkal, it can be Triple IT Allahabad, it can be any institute. जिस इंस्टीट्यूट में मेरे को सीट मिल गई, उसमें जो मिली है, अब मैं उस इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ब्रांच अपग्रेड करना चाहता। तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइड करेंगे। आप क्या करेंगे, स्लाइड। स्लाइड का मतलब है कॉलेज अब चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी फिल्ड चॉइसेस हैं, नई चॉइसेस नहीं फिल कर सकते, जो ऑलरेडी फिल्ड चॉइसेस हैं, जो आपकी अलॉटेड चॉइस से ऊपर हैं आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में, अगर उनमें से कोई सीट वेकेंट होती है फर्दर राउंड में, तो आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी, नहीं तो आपकी ये सीट कंटिन्यू करेगी। सो दिस इज स्लाइड। थर्ड है बच्चों फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि मेरे को जो भी अलॉट हुआ था, आई एम हैप्पी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। मेरे को ना कॉलेज से लगाव है, ना ब्रांच से लगाव है ना। मेरा इंफॉर्मेशन पहले से ही कंप्लीट थी, और मैं अपने प्रेफरेंस ऑर्डर पे अभी भी स्टिक अराउंड कर रहा हूँ। तो आप फ्लोट करेंगे, यानी कि 1 to 46 में से अगर आपको 47th अलॉट थी, तो जो भी कोई हाईएस्ट चॉइस अवेलेबल है नेक्स्ट राउंड में, मैं वहां पे जंप करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इसका मतलब है आप फ्लोट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्लियर है बच्चों, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चों को नहीं पता चलता, गलती से सीट एक्सेप्ट करने के बाद उनको लगता है कि अगर हमने फ्रीज नहीं किया तो हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी, और फ्रीज करके नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, बड़े ध्यान से सुनना है, ऐसी गलती हमने बिल्कुल नहीं करनी। फ्रीज का मतलब है कि हम अपग्रेडेशन नहीं चाहते, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एनेक्स्चर 3 में अवेलेबल है बच्चों, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आप लोगों ने पे करनी है। 15,000 सीट है बच्चों SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 35,000 है बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। आपको जब सीट अलॉट होगी, आपने सीट जब एक्सेप्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है पे करनी है, जो ऑनलाइन पे हो सकती है, या SBI बैंक का ई चालान आप लोग जो है वो बच्चों ले सकते हो। अब बिकॉज आप डॉक्यूमेंट्स फिजिकली नहीं लेके गए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही है, तो जो भी अथॉरिटी है जो उनको वैलिडेट कर रही है, जो उनको चेक कर रही है, दे माइट हैव सम क्वेरीज, तो वो क्वेरीज भी ऑनलाइन आएंगी, तो उसका एक टाइम पीरियड होगा।
उसके अंदर दे विल आस्क यू क्वेरीज। तो आपको इन दिनों में रेगुलरली पोर्टल में लॉग इन करना है, बार बार लॉग इन करना है और ये देखना है कि कहीं कोई क्वेरी आई तो नहीं है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसका आंसर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ऑनलाइन मोड। तो हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो ठीक नहीं था, वो करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं था, उसकी वैलिडिटी ठीक नहीं थी, वो स्कैन प्रॉपरली नहीं हुआ था, वो हेजी था, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अगर कुछ भी क्वेरी आती है यू हैव टू रिप्लाई। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फेलियर टू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स, फेलियर टू इवन रिस्पॉन्ड, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल मान ली जाएगी और आपका कोई हक नहीं रहेगा उस सीट को क्लेम करने के लिए। ऑल्सो आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। ये देखो क्लियरली लिखा है, फेलियर टू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें ये पार्ट भी आ जाता है, will be considered as rejection of the offer, will be considered as rejection of the offer, and the candidate would have forfeited the eligibility for admission to any of the institutes through JOSA 2022 and will not be able to participate in the seat allocation process in the subsequent rounds. तो नेक्स्ट राउंड्स में यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कई बार स्किप कर जाते हैं, सीट अलॉट होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फीस पे कर दी, अब हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है जी, एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए ऑनलाइन, तो फिर आपको आपकी जो सीट है वो प्रोविजनली कंफर्म कर दी जाएगी एंड आपको जोसा के पोर्टल पे बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप फ्रीज करते हैं और आगे नहीं जाना चाहते, तब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म। बट अगर आप स्लाइड करते हैं या फ्लोट करते हैं तो आप अभी भी काउंसलिंग में बने हुए हैं फॉर अपग्रेडेशन। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। ये जो कंफर्मेशन वाली है वो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है जो पोर्टल पे आएगी। ठीक है जी, अब ये इसमें भी आप देखो वर्ड प्रोविजनल यूज किया गया है बिकॉज ई वेरिफिकेशन हुई है। वंस यू रीच द इंस्टीट्यूट आफ्टर 6 राउंड एक डेट दी जाएगी, सभी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी डेट्स देंगी रिपोर्ट करने के लिए। जब आप रिपोर्ट करेंगे तब आपको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और उसके बाद आपकी सीट जो है वो कंफर्म की जाएगी। 99.99999% केसेस में अगर आपकी ऑनलाइन एक्सेप्टेंस आ गई है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हो गई है, तो इट मींस आपकी सीट कंफर्म्ड है। बट देयर कैन बी एन एक्सेप्शन, कोई जो है वो सुपरस्टार निकल के आ सकता है ना, जिसने कुछ ना कुछ कलाकारी कर दी हो, तो ये उस केस में इन्होंने कवर किया है बच्चों। ठीक है जी, फेलियर टू रिप्लाई जो मैं कह रहा था यहाँ पे मेंशन भी है, फेलियर टू रिप्लाई टू एनी क्वेरी रेज्ड वुड लीड टू सीट कैंसिलेशन, वुड बी कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर आप सीट रिजेक्ट करते हैं, सीट रिजेक्शन हो सकती है कि जो आपको अलॉट हुई आपने नहीं ली, जाने या अनजाने में, है ना। अगर कुछ आपके हो सकता है फ्रेंड्स हो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी या इस तरह की कोई और वीडियो नहीं देखी जिसको किसी ने गाइड नहीं किया, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट कर लेंगे, इट मींस दे हैव रिजेक्टेड द सीट। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं की, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की, आपने क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं किया, अगर इसमें से कोई भी स्टेप आप करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने रिजेक्ट कर दिया है और आप जोसा की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको डरा नहीं रहा, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करो। इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएं एंड आप लोग जो कॉमन कोई बच्चा गलती कर देता है वो गलती से बच जाओ। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो। ठीक है जी, अब आ जाता है कि इंडिपेंडेंट रीवेरिफिकेशन। एक राउंड के बाद जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है, अगर एक राउंड में मान लो आपको कोई सीट अलॉट हुई, नेक्स्ट राउंड में कोई नई सीट अलॉट होगी, तो आपकी वेरिफिकेशन दोबारा होगी या नहीं, है ना, ये एक अगेन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी आईआईटी में अलॉट हुई थी और नेक्स्ट राउंड में भी आईआईटी में ही अलॉट होती है, तो आपको रीवेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी एनआईटी में अलॉट हुई थी और सेकंड में भी एनआईटी में अलॉट हुई है, अगेन आपको रीवेरिफिकेशन नहीं करवाना। बट अगर आपका इंस्टीट्यूट टाइप चेंज हो गया, फर्स्ट टाइम आपको आईआईटी या एनआईटी में मिली थी, दूसरी बार अब पहले आईआईटी थी अब एनआईटी हो गया, या पहले एनआईटी था अब आईआईटी हो गया, तो इंस्टीट्यूट टाइप चेंज हो गया, या जीएफटीआई हो गया, अगर इंस्टीट्यूट का टाइप चेंज हो गया
तो आपको दोबारा से सारा प्रोसेस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का करना पड़ेगा, एक्सेप्ट सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने एक बार पे कर दी तो सेम एडजस्ट हो जाएगी, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्वेरीज आपको दोबारा से रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं। अच्छा, अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है, ये एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हमारी सर सीट अपग्रेड होगी, मान लो फर्स्ट राउंड में हमें आईआईटी दिल्ली केमिकल मिली थी, सेकंड हमें एनआईटी वरंगल में कंप्यूटर साइंस मिल गई, बट अब हमारा मन चेंज हो गया, हम वापस आईआईटी दिल्ली केमिकल जाना चाहते हो, नहीं जा सकते, बिकॉज आपकी सीट वेकेंट होके किसी और बच्चे को मिल चुकी है, अब आपका उस पर हक नहीं है। अगर आप आईआईटी दिल्ली ही जाना चाहते थे केमिकल, तो आपको फ्रीज करना था, फिर आपको फ्लोट नहीं करना था। क्लियर है ना बच्चों? तो अगर आपको एक राउंड में सीट मिली, वो उस राउंड के लिए वैलिड है। नेक्स्ट राउंड में अगर आपने अपग्रेड करवा लिया तो पुरानी सीट गई। हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड की मिली सीट एक्सेप्ट कर ली एंड फ्रीज कर ली, तब वो सीट आपकी है। क्लियरली? अगर बच्चा बाय चांस गलती से करे कि अब मेरे को सीट अलॉट हो गई है, फर्स्ट राउंड में आईआईटी दिल्ली केमिकल मिली थी, मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए, सेकंड राउंड में अपग्रेड होके एनआईटी वरंगल सीएस मिल गया, या किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई और ब्रांच मिल गई जो हमारे हायर चॉइसेस में से थी, अब मैं इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करता तो मैंने नई ली नहीं, पुरानी तो मेरी वैलिड है, ऐसा नहीं है। अगेन दिस इज अ फ्लॉ, आपकी गलती होगी। आप पुरानी सीट से भी गए, बिकॉज पुरानी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, नहीं आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो आप ना फर्स्ट राउंड की सीट के लिए एलिजिबल हो ना सेकंड राउंड की, आप दोनों सीट से बाहर। इट मीन्स यू हैव रिजेक्टेड द सीट विच वाज ऑफर्ड एंड यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग अगेन। ठीक है जी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल, एंड जो पुराने कुछ सालों का एक्सपीरियंस है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं या मैंने पढ़ा है हमारे इंस्टीट्यूट के, तो हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसी गलतियां ना करें। हम उनको बार बार वीडियोस के थ्रू बताते हैं, क्लास में अनाउंसमेंट्स के थ्रू भी बताते थे जब फिजिकली बच्चे आते रहते थे। बट कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल पाता, जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आप उनसे भी शेयर करना चाहो, यू कैन शेयर दिस वीडियोस, दीज आर कॉमन वीडियोस जस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, है ना? और आप लोग गलती ना करो। फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा से आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट है इसमें कि अगर आपने एक बार फ्रीज कर दी तो आप उसके बाद आगे फ्लोट या स्लाइड यूज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार स्लाइड कर दिया तो आप आगे स्लाइड ही कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो, आप फ्लोट नहीं कर सकते। और जब तक आप फ्लोट करते जा रहे हैं, आप फ्लोट फ्रीज स्लाइड हर नेक्स्ट राउंड में कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। टॉप टू डाउन है, पिरामिड है एक तरह से। अगर आपने फ्रीज ही कर दी सीट तो आपने फिक्स कर ली, तो ऑब्वियसली आप ना स्लाइड कर सकते हो नेक्स्ट राउंड में, ना फ्लोट कर सकते हो। अगर आपने स्लाइड कर दिया मतलब आप उस इंस्टीट्यूट में फिक्स हो गए, तो अगर आपको इंस्टीट्यूट में बेटर मिल गई तो आप फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्लाइड रह सकते हैं, बट फ्लोट नहीं कर सकते, आप इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं जा सकते। और जब तक आप फ्लोट कर रहे हैं, जब तक आप तैर रहे हैं, जब तक आप सभी चॉइसेस के लिए ओपन है, आप बन के रह सकते हैं। वहां से आप स्लाइड भी कर सकते हैं, वहां से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे पेज नंबर 48 ऑफ 79 पे ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड हैं जो मैं आपको भी बता रहा था। ठीक है जी? रिपोर्टिंग एट द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th राउंड के बाद वो लोग आपको बुलाएंगे, है ना? और एक पॉइंट और है, आईआईटीज के लिए स्पेसिफिकली आपका बायोमेट्रिक्स लिए गए थे, तो जब आप ज्वाइन करेंगे एक बार दोबारा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। दिस इज अनदर पॉइंट, अगर बाय चांस किसी की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है तो देयर सीट विल बी कैंसल्ड। ठीक है जी? जो भी रिपोर्टिंग स्केड्यूल्स हैं वो josa.nic.in पे आ जाएंगे। आप जो भी आपको फाइनली अलॉटेड वेबसाइट है आप उसको भी रेगुलरली चेक करते रह सकते हैं। वंस योर ऑप्शन इज फ्रोजन, आपने एक बार फ्रीज कर लिया, आप आगे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन कीप वॉचिंग द वेबसाइट। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस मैंने बताया था आपको, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आप एसबीआई का ई चालान भी
कर सकते हैं। आपको एक ही बार पे करनी है, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपने फीस एक ही बार पे करनी है जब भी आपने सीट आपको अलॉट हुई है, उसके बाद आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। एंड वंस पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस एक बार पे कर दी तो इट इज नॉट रिफंडेबल, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे चाहे आप सीट छोड़ दें, है ना, बिकॉज ये कॉलेज फीस का पार्ट नहीं है, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है। ठीक है जी। वंस द 6 राउंड्स ऑफ जोसा आर ओवर, जोसा के 6 राउंड पूरे हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, और आप कोई सीट होल्ड कर रहे हैं, आपकी सीट कैंसिल नहीं हुई, आपने विड्रॉ नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी। पार्शियल एडमिशन फीस फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटीज के लिए, क्योंकि एनआईटीज की काउंसलिंग अभी आगे सीएसएबी काउंसलिंग में जाने वाली है, तो आपको यहाँ पे पार्शियल एडमिशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप इसको भी पे नहीं करते हैं, अगेन आपकी सीट नहीं रहती है, कैंसिल हो जाती है। तो 20,000 फीस है बच्चों SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सभी के लिए इट इज 40,000 रुपीज जो आपकी पार्शियल एडमिशन फीस है। ठीक है जी। अगर आप पे नहीं करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि यू आर फोरफिटिंग योर सीट। विड्रॉ की ऑप्शन भी है, अगर किसी बच्चे ने सीट किसी भी आईआईटीज में अलॉट हुई थी, किसी आईआईटी में अगर सीट आपको मिली थी, तो 6th राउंड से पहले, सेकेंड राउंड के बाद, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई होगी या सेकंड में, सेकंड से लेके सेकंड लास्ट राउंड तक, जैसे 6 राउंड है तो 5th राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। 6th राउंड के बाद आप सीट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आईआईटी में से, और आईआईटी में अगर आपने सीट ले ली तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा आईआईटी में सीट नहीं ले सकते। ठीक है। एनआईटी प्लस सिस्टम में आप आगे भी कर सकते हैं, और विड्रॉ करने का प्रोसेस भी ऑनलाइन है, उसका एक फॉर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, आप वहां के उसको फॉलो करके ऑनलाइन ही विड्रॉ कर सकते हो। एक बार लास्ट राउंड शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया 6th राउंड शुरू हो गया काउंसलिंग का, उसके बाद आप आईआईटी की सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये सिनारियो तब इंपॉर्टेंट है, अगर आप 5th राउंड के बाद यू आर होल्डिंग एन आईआईटी सीट और 6th राउंड का रिजल्ट आ गया, अभी तक आपने विड्रॉ नहीं किया, तो यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द सीट, तो आपकी अपग्रेड ही हो सकती है ना, तो उसके बाद आप अपनी सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है जी। अगर इन केस आपको कभी विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है तो दीज आर द स्टेप्स, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है नेक्स्चर 8 में, इसी फॉर्म में मेंशन्ड है, उसको फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, आपको उसको कंफर्म करना है। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी उसको जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 6th राउंड के बाद आपने आईआईटी में रिक्वेस्ट डाली विड्रॉ की, तो इट कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो। तो वंस योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, उसके बाद आपकी सीट को विड्रॉन कंसिडर कर लिया जाएगा, है ना। ये तब हो सकता है, मान लो आपको किसी और काउंसलिंग में अपनी जो है वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, बिट्स की काउंसलिंग में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग में आपको अगर सीट मिल गई तो बच्चों। ठीक है जी। और इसके बाद सीएसए भी राउंड किया जाएगा जो वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए जोसा के बाद, बट दिस इज ओनली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होगा, एंड आईआईटीज के लिए नहीं होगा। आईआईटीज के लिए जोसा इज द लास्ट राउंड, जोसा का जो 6th राउंड है, उसके बाद सीट्स नहीं फिल की जाती हैं। ठीक है जी। किसी भी सीट से आप सेकंड से सेकंड लास्ट राउंड तक विड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे +2 में अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो उसको आप स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे होंगे एग्जाम्स, तो वो सभी बच्चों को अगर लगता है कि वो अपीयरिंग थे तो अपीयरिंग टू पास करना चाहें तो वो इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक बच्चों के लिए होगा, आई एम नॉट कवरिंग इट इन डिटेल, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट हो रखा है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन हो, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे को सोशल मीडिया जो हमारे अलग अलग चैनल्स हैं उस पर आप हमारे से टच कर सकते हैं बेस, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। ये पॉइंट मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था कि अगर कोई भी बच्चा आईआईटी की फर्स्ट 5 राउंड्स में सीट अगर उसको मिलती है और वो आईआईटी की छोड़ देता है तो वो नेक्स्ट ईयर अपीयर कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा आईआईटी में सीट ले लेता है और
सिक्स्थ राउंड तक विड्रॉ नहीं करता या उसके बाद तक विड्रॉ नहीं करता, तो देन इट मीन्स द पर्सन हैज ज्वाइंड, यू आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जेई एडवांस नेक्स्ट ईयर। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो साथ के साथ ड्रॉप करने के बारे में भी माइंड लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये उनके लिए इम्प्लीकेशंस रखता है। वैसे तो मेरा सजेशन है कि जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं वो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत टाइम पे होने वाले हैं। तो हम भी एट माई क्लासरूम, हम अपने इंस्टीट्यूट में जो है अपने सभी फिजिकल सेंटर्स में वी आर रनिंग ड्रॉपर्स बैचेस, वी आर रनिंग ऑनलाइन ड्रॉपर्स बैचेस ऑल्सो, तो आप लोग हमारे पास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी बच्चों के लिए जो ड्रॉप को साथ में एज एन ऑप्शन लेके चल रहे हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे प्रेपरेटरी कोर्सेज में, उनको प्रेपरेटरी कोर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी सीट मिल सकती है एंड वो दोबारा से भी जेई एडवांस अटेम्प्ट कर सकते हैं इफ दे वांट टू। आगे देखते हैं बच्चों, आगे कुछ और है इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बच्चों सिर्फ एनेक्स्चर्स रह गए। पहले कुछ कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस के नाम हैं, तो ये 23 आईआईटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके नाम हैं। उसके बाद जो है वो 32 एनआईटीज हैं जिनके नाम हैं। फिर इसके बाद आपके सभी ट्रिपल आईटीज के नाम आएंगे, 26 ट्रिपल आईटीज, और इसके बाद ये जीएफटीएस आ गए जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जोसा की काउंसलिंग। ठीक है जी। इसके बाद ये एनेक्स्चर 2A आ गया, ये है क्लास 12th की परफॉर्मेंस का। जितने भी बच्चे आईआईटी में सीट ले रहे हैं उनके लिए एनेक्स्चर आ गया जो इनको देना है बच्चों। ये जो बच्चे आईआईटीज को छोड़ के एनआईटी प्लस सिस्टम में कर रहे हैं उनके लिए एनेक्स्चर आ गया। ये पूरा स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से नजर मार लेते हैं। 12 सितंबर को ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है जोसा की। 18 सितंबर को फर्स्ट मॉक एलोकेशन है, 20 सितंबर को सेकंड मॉक एलोकेशन है, 21 सितंबर शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे का टाइम है। इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे रात तक का टाइम सोच लेते हैं, लास्ट डेट की वैसे वेट ही नहीं करनी है। ठीक है जी। आप जब तक अपनी लॉक कर सकते हैं, 21 को जो है वो खत्म हो जाएगी चॉइस फिलिंग। 22 का डे लगेगा रिकंसिलेशन के लिए, 23 को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ चलेगा। 23 से 27 देखो 4 दिन में राउंड 1 ओवर हो रहा है। 28 से लेके 29 तक 2 दिन के अंदर ही जो है वो आपका राउंड 2 ओवर हो रहा है, बिकॉज अब फ्रेश चॉइसेस फिल नहीं करनी है, बैक एंड पे सिर्फ सारा सिस्टम चलना है। फिर आपने वेरिफिकेशंस करनी है, फिर थर्ड राउंड। तो 17 अक्टूबर तक आपके 6 के 6 राउंड जो हैं वो ओवर हो जाएंगे, और उसके बाद सीएस से भी जो काउंसलिंग है बस वही रह जाएगी जो आपकी बाद में होगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं जो आपको करनी है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी नेक्स्चर में। ठीक है जी। ये रही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों ने अपलोड करने हैं। क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या आधार कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों आप लोगों को चाहिए। ठीक है ना। अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इन दोनों कैटेगरीज के लिए आपका 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उसका कैंसल्ड चेक या पासबुक की कॉपी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जिसका फॉर्मेट इसी में आगे अवेलेबल है। अगर एनआरआई कैंडिडेट है तो पासपोर्ट आप लोगों को चाहिए। जेई का एडमिट कार्ड आप लोगों को बच्चों रिक्वायर्ड है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए। अगर कोई भी आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है, किसी भी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, तो आपको उसको ट्रांसलेट करा के ले जाना है बच्चों। ठीक है। ये वही सर्टिफिकेट्स आगे वो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए थे, ये आईआईटीज के लिए आगे ऑलमोस्ट सिमिलर सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको आईआईटीज के लिए भी अपलोड करने हैं बच्चों। यहाँ पे भी आपको ट्रांसलेट करवा के जाना है जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हो वहाँ से। ये क्लास 12th एंड उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स की डिटेल्स आ गई बच्चों, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है जी। ये प्रिपरेटरी कोर्सेज की डिटेल्स है, ये भी मेंशन्ड है यहाँ पे क्लियरली, आप लोग देख सकते हो बच्चों जिसको रिक्वायरमेंट है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में बच्चों लास्ट पेज आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का, एनेक्स्चर 7। इसके बाद एक एनेक्स्चर 8 भी था,
तो ये आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को लेके जाना है बच्चों बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे आप लोग ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये लास्ट एनेक्स्चर रेट है, बिल्कुल एंड है विड्रॉल का। तो जो अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं उसी के ऊपर आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खत्म होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म विच नीड्स टू बी फिल्ड। आई होप आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हमने आंसर किया। आई नो दिस हैज़ बीन अ लॉन्गर वीडियो, ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास ये वीडियो होगा, बट बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और डिस्कस करने इंपॉर्टेंट थे थ्रू थ्रू दिस वीडियो। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। इसी तरह के और वीडियोस हमारे एक्सपर्ट्स इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, जिनको हेल्पफुल लगी, आप अपने फ्रेंड से शेयर करो, है ना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को टच कर लो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिलते रहें। और ये पूरी काउंसलिंग की जर्नी में हम कोशिश करेंगे कि हम आपका इसी तरह से साथ देते रहें, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। थैंक यू सो मच।